26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास की वह तारीख जब भारतीय संविधान लागू हुआ और जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ तब उसके प्रावधानों को खंगाला गया। और जब इन प्रावधानों को देखा गया तो बहुत सारे आरोप लगे। कुछ आरोप इस प्रकार के थे कि यह 1935 के भारत शासन अधिनियम से हूबहू लिए गए। यह बात जब आगे बढ़ी तब B.R. अम्बेडकर जैसे विद्वानों ने कहा कि संविधान का निर्माण किसी एक दिन या किसी एक समय की बात नहीं, बल्कि ये एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। जब अम्बेडकर व अन्य विद्वानों ने ये बात रखी तब हमें ये समझना पड़ेगा कि वे क्या कारण थे जिनके कारण 1935 का अधिनियम भारत में आया और 1935 के अधिनियम में वे कौन सी बातें थी जो भारतीय संविधान में ले ली गई। क्या उनमें परिवर्तन हुए या कितने परिवर्तन हुए, इन्हीं संदर्भों में आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। जैसा कि आपने देखा बच्चों कि अभी तक हमने 1909 का अधिनियम हो या 1919 का अधिनियम हो, अर्थात मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम हो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो, इनके निर्माण में या इनके विकास की प्रक्रिया में या इनके प्रावधानों में तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। यही बात 1935 के अधिनियम पर भी लागू होती है। जैसा कि आपने देखा कि 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों में भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र या यूँ कहें कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात कही गई। इसी बात का विस्तार 1919 के अधिनियम में भी देखा गया और यही बात 1935 के अधिनियम में भी आपको दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में कई ऐसे बिंदु हैं जो तारतम्यता को दर्शाते हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं 1919 के अधिनियम की। 1919 के अधिनियम में हमने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को देखा था। ध्यान रखें, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियमों में हमने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को देखा था। यही प्रणाली हम 1935 के अधिनियम में देख पाते हैं, जहां पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। वहीं जब ब्रिटिश कह रहे थे कि भारतीयों को स्वराज की दिशा में या कहें कि उन्हें और अधिक अनुमति मिलेगी प्रशासन में, शासन में सहभागिता की या उत्तरदायी शासन का अधिकार उन्हें दिया जाएगा, इसी संदर्भ में 1935 में प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर दी गई। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम का तार्किक विस्तार है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आने के पश्चात भी भारत में असहयोग आंदोलन देखा गया। असहयोग आंदोलन के पश्चात स्वराजवादियों का गठन हुआ। स्वराजवादी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग के रूप में ही कार्य कर रहे थे, जिसके नेताओं में मोतीलाल नेहरू, C.R. दास जैसे नेतृत्व करता थे। इन्होंने कांग्रेस के विचारधाराओं को सड़क से उठाकर या हड़ताल प्रदर्शनों से उठाकर उन्हें विधान परिषदों में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस की या आम लोगों की बातों को विधान परिषदों में स्थापित किया। और जब हम देखते हैं कि स्वराजवादियों ने जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर इस दल का जब गठन किया था, उन उद्देश्यों को हम फलीभूत होता देख पाते हैं 1935 के अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था जिसके अंतर्गत यह बात स्वीकार की गई थी, प्रपोज की गई थी कि इस अधिनियम के 10 वर्ष पश्चात भारतीयों को उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के संदर्भ में तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही अगला अधिनियम लाया जाएगा। 1927 में, ध्यान रखें, 10 वर्ष होने के 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। चूंकि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन की दिशा में कितने और छूट या रियायतें प्रदान की जाए, इसका निर्धारण करें। उन्हें यह भी अधिकार था कि वो 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी बातों की समीक्षा कर सके। अब ये बात अच्छी थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, किंतु दिक्कतें तब पैदा हो गई जब साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। अर्थात भारतीयों के भविष्य का निर्णय करने वाली संस्था में या समिति में या आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसी बात को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। खैर, मुद्दा यहाँ तक नहीं है, मुद्दा थोड़ा आगे है। साइमन भारत आए, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि 1935 के अधिनियम में भी है। जैसे कि
साइमन कमीशन ने प्रांतीय स्वायत्तता की बात की थी। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में भी है बच्चों। अब साइमन कमीशन के सामने जब मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रवादी पार्टियों ने, ध्यान रखें यहाँ पर लगभग सभी पार्टियां एक साथ हैं साइमन कमीशन के विरोध में, जब सभी पार्टियों ने उनका विरोध किया तब तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी। वह चुनौती यह थी कि भारतीय अगर इतना बेहतर हैं, वे अपने आप को इतना बेहतर मानते हैं, तो वे सभी एकत्रित होकर एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी के लिए मान्य हो। इसी संदर्भ में हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति। नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस नेहरू रिपोर्ट की कई सारी बातें आपको 1935 के अधिनियम में दिखाई देगी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में या यूं कहें कि भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने से पहले गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान था। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला, दूसरा व तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता नहीं की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर उसमें सहभागिता करते हैं, किंतु खाली हाथ लौटते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि गोलमेज सम्मेलन द्वारा जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी 1935 के अधिनियम के कई प्रावधान हमारे सामने आए। इसी बीच हम देखते हैं रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की बात कर दी गई। अब दलितों को भी हिंदुओं से अलग मानते हुए उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करके उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की बात। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा कालांतर में अंबेडकर व गांधी के मध्य पुणे समझौता हुआ। इस पुणे समझौता की जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अंतर्गत आप 1935 के अधिनियमों को भी समझ सकते हैं। पुनः बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि 1935 का अधिनियम अचानक निर्मित नहीं हुआ, बल्कि इसके निर्माण के पीछे एक लंबी विकास प्रक्रिया है, जिसमें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं तथा ब्रिटिश द्वारा अपने हितों के संरक्षण व उनकी सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का प्रभाव है। जैसा कि हमने देखा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्माण में कई ऐसे कारक थे जो कि एक आधार पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहे थे। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? एक एक करके बात करते हैं। क्या कैबिनेट मिशन? नहीं। क्रिप्स मिशन? नहीं। रोलेट कमीशन? नहीं। वस्तुतः बच्चा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि 1935 के अधिनियम में देखे गए। आइए अब हम चर्चा करते हैं 1935 के अधिनियमों की प्रमुख प्रावधानों पर। अब सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ब्रिटिश भारतीय इतिहास में या यूँ कहें कि भारत के संवैधानिक इतिहास में 1935 तक या यूँ कहें कि उसके बाद भी भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी अगर आप शामिल कर लें तो 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे जटिल अधिनियम माना गया है। ध्यान रखें, 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट हो, वहाँ से लेकर 1947 तक का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो, इन सभी प्रावधानों में, इन सभी अधिनियमों में, इन सभी चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा और सबसे वृहद अधिनियम है कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसकी विशालता का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। आई रिपीट, 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। यहां से प्रश्न भी बने, जैसा कि आप अगली स्लाइड पर देख सकते हैं। प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। प्रश्न क्या बना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? तो आंसर क्या होगा आपका? 321। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब खैर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत में 1935 के अधिनियम में हमें कोई प्रस्तावना नहीं दिखाई दी थी। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पहला ऐसा अधिनियम था जहां प्रस्तावना देखने को मिली थी। यह बात भारतीय संविधान में भी लागू हुई कि जब भारत का संविधान बना तो वो प्रस्तावना देखी हमने, प्रियम्बल देखी। क्या 1935 के अधिनियम में थी? उत्तर है शुरुआत में नहीं थी, किंतु बाद में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को
इसमें जोड़ दिया गया। देखिए अभी तक इसमें प्रश्न नहीं बना है, परंतु हो सकता है कि निकट भविष्य में आपसे प्रश्न बन जाए कि किस अधिनियम में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को शामिल किया गया। उत्तर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए 1935 के अधिनियमों में कई ऐसे प्रावधान थे जो कि बड़े विस्तृत थे, व्यापक थे, परंतु हमें क्या ध्यान रखना है, हमें मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करनी है और ऐसे प्रावधान जो कि बाद में भारतीय संविधान से संबंधित रहे या उसके अंग बने, या यूँ कहें कि उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करनी है जो कि कालांतर में भारतीय संविधान पर अपना प्रभाव रखती हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो प्रावधान है बच्चों, वह है भारतीय संघ का निर्माण। ध्यान रखें, एक भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई जिसको क्या कहा गया, अखिल भारतीय संघ। इसके अंतर्गत शामिल क्या होंगे, ब्रिटिश भारत के प्रांत। अब ये ब्रिटिश भारत के प्रांत का मतलब क्या है, इसमें शामिल है वे 11 प्रांत जो कि प्रत्यक्षतः ब्रिटिश शासित हैं और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। ध्यान रखें, ब्रिटिश भारत प्रांतों का मतलब यहाँ पर है 11 वे प्रांत जहाँ पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण है तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त देसी रियासतों को भी शामिल किया जाना था। इसमें प्लस में क्या करेंगे आप, जो रियासतें हैं, अब रियासतों के संदर्भ में एक घोषणा जो कि 1858 के अधिनियम में की गई थी उसको ध्यान रख लीजिए। 1858 के अधिनियम में यह घोषणा की गई थी कि अब किसी भी देसी रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में नहीं किया जाएगा, अर्थात अब भारत में या भारत स्थित किसी भी रियासत का विलय ब्रिटेन भारत स्थित ब्रिटिश भारत क्षेत्र में नहीं करेगा, यानी कि उसका विलय नहीं करेगा। उनको यह पूरी तरह से कहा गया था कि आप सुरक्षित हैं, केवल विदेश, रक्षा व संचार ये 3 मामले आप हमें सौंप दीजिए, बाकी सभी आंतरिक मामलों में आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश भारत के साथ साथ अन्य देसी रियासतें जो कि क्राउन के अधीन थी 3 मामलों में, रक्षा, संचार तथा विदेश मामलों में, बाकी सभी मामलों में वो क्या थी, स्वतंत्र। अब यहाँ पर जो भारतीय संघ के निर्माण की बात हुई, तो इस भारतीय संघ के निर्माण में देसी रियासतों को यह अधिकार था कि वो चाहे तो इसमें शामिल हो या ना हो, परंतु इसका एक प्रावधान था जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि कम से कम आधी रियासतों को इसमें शामिल होना होगा, तभी यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आएगा। और आप देखते हैं बच्चों की देसी रियासतों के संदर्भ में किए गए इसी प्रावधान के कारण यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ के निर्माण के संबंधित प्रावधान के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। एक प्रावधान था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब इसको आप थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि जो 1919 का, ध्यान रखें, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसमें प्रांतों में जो हमारे प्रोविंसेस थे वहाँ पर शासन कार्यों के संदर्भ में आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषयों का प्रावधान किया गया था। ये प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना की बात है 1919 के अधिनियम में। आरक्षित जो विषय थे वो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा संचालित होते थे। वही जो हस्तांतरित विषय थे उसके अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर तथा भारतीय मंत्री मिलकर उन हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में निर्णय किया करते थे। यह व्यवस्था 1919 के अधिनियम में थी जिसे हमने क्या कहा था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। अब यही कार्य 1935 के अधिनियम में केंद्र में स्थापित कर दिया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों। हालांकि ध्यान रखना है कि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। इसी तरह से 1935 के अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। अब ध्यान रखें, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। अब इसके अगले चरण में 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा वहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई। यह ब्रिटिश द्वारा की गई उस घोषणा का परिणाम था जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों को क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। जब यह बात हुई बच्चों, तो इस तरह से 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया और कालांतर में यहाँ पर जो भारतीय खड़े होते थे चुनाव में, उनमें से चुने गए जो विधायिका होती थी वह इन प्रांतों के लिए
कानूनों का निर्माण करती थी, विधानों का निर्माण करती थी तथा उनकी कार्यकारिणी परिषद यहाँ पर निर्णय को लागू करवाने की प्रक्रिया को अंजाम देती थी। हालांकि ध्यान रखें, यह स्वायत्तता अवश्य है, किंतु गवर्नरों को विशेष अधिकार प्राप्त है वीटो के तथा अध्यादेश के। वहीं अंतिम रूप से गवर्नर जनरल या वायसराय को इन प्रांतों के संदर्भ में कोई भी निर्णय करने का अधिकार बना रहा। तो इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया, परंतु इसको आप अल्टीमेट पावर हस्तांतरण नहीं बोल सकते। 1935 के अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था शक्तियों का विभाजन, या यूं कहें कि जो कार्यकारी विषय होते थे उन विषयों का बंटवारा। जैसे कि वर्तमान भारतीय संविधान में आप 7वीं अनुसूची देख पाते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या क्या विषय हैं? संघीय विषय यानी कि केंद्रीय विषय, दूसरे है प्रांतीय विषय यानी कि राज्य सूची के विषय, और तीसरे संवर्ती सूची के विषय। आप ध्यान रखें कि जो संघीय केंद्रीय विषय हैं उन पर निर्णय करने का या उन पर कानून बनाने का या उन्हें लागू कराने का एकमात्र अधिकार किसको है? संघ सरकार को या केंद्र सरकार को। वहीं प्रांतीय विषयों पर यह अधिकार किसको दिया गया है? यह अधिकार दिया गया है राज्य सरकारों को। वहीं संवर्ती सूची पर प्रांत व केंद्र दोनों को ही कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने के अधिकार दिए गए वर्तमान भारतीय संविधान में। परंतु अगर कहीं किसी मात्रा पर भी प्रांतों द्वारा बनाए गए कानूनों पर अगर केंद्र उसी तरह का कोई कानून बनाता है तो केंद्र के कानून अध्यारोपित होंगे, अर्थात वहां पर राज्यों के कानून को उस मात्रा तक अमान्य कर दिया जाएगा तथा केंद्र या संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी या उस विधान को मान्यता दी जाएगी। यह व्यवस्था वर्तमान में। इसी व्यवस्था को आप देख सकते हैं या लगभग उसी तरह से देख सकते हैं 1935 के अधिनियम में। हम देखते हैं कि यहाँ केंद्र व प्रांतों के लिए शक्तियों का या विषयों को बंटवारा किया गया। पहली सूची है संघ सूची, जिसमें विषयों की संख्या कितनी है? 59। ध्यान रखें, पहली सूची कौन सी है? संघ सूची, जिसमें कुल विषय कितने हैं? 59। दूसरे है प्रांतीय सूची, जिसमें कुल विषय कितने हैं? 54। वहीं तीसरी सूची है संवर्ती सूची, जिसमें विषयों की कुल संख्या है 36। इस तरह से जब विषयों का बंटवारा किया गया तो संघ सूची 59 सब्जेक्ट्स, प्रांतीय सूची 54 सब्जेक्ट्स और वहीं संवर्ती सूची 36 विषय। इस तरह से विषयों का बंटवारा कर दिया गया। विषय क्या है? विषय वह क्षेत्र है जहां पर ये कानून बना सकते हैं तथा उसे लागू कर सकते हैं। अब इन विषयों के बंटवारे के अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय थे जो कि भविष्य में उत्पन्न हो सकते थे या नए कुछ क्षेत्र मिल सकते थे जहां पर कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने की आवश्यकता थी। इन्हें कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने तथा उसे लागू करने का एकमात्र अधिकार किसके पास था बच्चों? वायसराय या गवर्नर जनरल के पास में। अब ध्यान रखें, आईएएस प्रीलिम्स 2018 का एक प्रश्न है। प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे था? विधि बनाने का अधिकार किसके पास था? आंसर देना था आपको वायसराय या गवर्नर जनरल। इस अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था बच्चों, जिसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। ध्यान रखिए, संघीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? संघीय न्यायालय का मुख्य कार्य होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए किसी भी विवाद का निपटारा करना, या फिर दो राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद का निपटारा करना, या फिर केंद्र या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा करना। यह संघीय न्यायालय के प्राथमिक कार्यों में शामिल है बच्चों। ध्यान रखें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या कहा गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और इसी के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी वह ब्रिटिश मामलों के लिए भारत स्थित सबसे ऊंचा न्यायालय था, सबसे उच्चतम न्यायालय था, इसलिए उसे क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट। 1935 के अधिनियम में जिस सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है वह एक प्रकार का फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय, और इस न्यायालय में वो सारी विशेषताएं हैं जो कि वर्तमान संघीय न्यायालय या ये कहें कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, जैसे वर्तमान में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक संघीय न्यायालय की तरह कार्य करता है, उसी तरह की व्यवस्थाओं के साथ 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ध्यान ही रखना है बच्चों की इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति करता था ब्रिटेन स्थित क्राउन या सम्राट। ध्यान रखें। वहीं दूसरी बात यह भी है कि क्या इस संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती थी? तो उत्तर है हाँ। किंग इन काउंसिल या प्रिवी काउंसिल में इस संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती थी। वहीं जब इसके क्रियान्वयन की बात करें तो हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1937, ध्यान रखें तारीख,
1 अक्टूबर 1937 यह वह तारीख है जब भारत में पहले संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत में पहली बार संघीय न्यायालय कब मूर्त रूप में अस्तित्व में आया या मूर्त रूप लिया? 1 अक्टूबर 1937। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके आंसर देना है सर मॉरिस ग्वेर। आई रिपीट, भारत में पहला संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 1 अक्टूबर 1937। वहीं इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर देना सर मॉरिस ग्वेर। इसी प्रावधान के संदर्भ में एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत परिषद अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में पहले संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक ऐसे प्रांत हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषदें हैं या विधानसभाएं। इसी तरह की व्यवस्था आप 1935 के अधिनियम में भी देखते हैं। 1935 के अधिनियम का एक प्रावधान था जिसके अंतर्गत 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें 6 प्रांतों, ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं? पहला है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है बंबई, चौथा है बंगाल, पांचवा है संयुक्त प्रांत तथा छठा है मद्रास। ये वो 6 प्रांत थे जहां पर द्विसदनीय विधायिका या विधान परिषदें आई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है कि प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? आप सभी जानते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पहली बार प्रांतों में द्विसदनीय विधान सभाओं का गठन किया गया। 1857 की क्रांति के पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम का एक प्रावधान था जिसके अंतर्गत अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में ब्रिटिश क्राउन को प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से शासक घोषित कर दिया गया। जब ऐसा हुआ कि अब भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश द्वारा संचालित होगा, ना कि कंपनी द्वारा, तब भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। और आप देखते हैं बच्चों कि यह वह भारत सचिव था जो कि भारतीय मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारिता धारण करता था। 1935 के अधिनियम में भारत सचिव की इस परिषद को, इस 15 सदस्यीय परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा अब भारत सचिव को सलाह के लिए एक परामर्शदाती संस्था के रूप में एक छोटे से निकाय का गठन किया गया। ध्यान रखें, भारत राज्य सचिव का पद अभी भी बना हुआ है और हम देखते हैं कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में ही भारत सचिव का पद समाप्त होता है। 1909 के माल्य मिंटो सुधार, इसके अंतर्गत पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए थे। ये यूँ कहें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई थी। कालांतर में 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार हुआ और यही विस्तार हम 1935 के अधिनियम में भी देखते हैं, जब यूरोपियनों, ईसाइयों आदि को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं कि जब भारत में मुद्रा तथा साख प्रणाली पर नियंत्रण स्थापना हेतु एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ध्यान रखें, इसी प्रावधान के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। यह कहें कि आरबीआई अपने अस्तित्व में आया। अब ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय था वह कलकत्ता में स्थापित किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो उसका आंसर करना पड़ेगा आपको सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसी प्रावधान के संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसी तरह से बच्चों 1935 के अधिनियम में हम संघ लोक सेवा आयोग, या यूँ कहें कि संघ के लिए या केंद्र के लिए, या यूँ कहें कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों, या जिसे हम आईसीएस ऑफिसर बोलते हैं या वर्तमान में जिसे हम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, उनकी भर्तियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसी तरह से प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। यहाँ तक कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वर्तमान में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है। एक तरफ संघ लोक सेवा आयोग है, दूसरी तरफ प्रांतीय या राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग है, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है।
उसी तरह से आवश्यकता पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर आपस में भी कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसे हम संयुक्त लोक सेवा आयोग बोल सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलयवादी नीति थी, उसी के अंतर्गत डलहौजी के कार्यकाल में बर्मा या वर्तमान म्यांमार का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया था। हालांकि ध्यान रखें कि भारत की आइडेंटिटी तथा बर्मा की आइडेंटिटी शुरुआत से ही अलग रही है, परंतु भारत राज्य सचिव जो भारत के लिए कार्य कर रहा था, वह बर्मा का भी शासन संचालन देखता था। ये यूँ कहें कि भारत के शासन के साथ साथ बर्मा का भी शासन संचालित होता था। 1935 के अधिनियम में एक यह प्रावधान था कि अब बर्मा का जो प्रशासन है या उसके संदर्भ में जो नीति निर्माणकारी जो कार्य हैं, अब वो भारत से अलग कर दिए जाएंगे। इसी कारण से 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसका मतलब समझ लीजिए, बर्मा हमारा नहीं था। बर्मा का आइडेंटिटी या कहें कि म्यांमार की आइडेंटिटी शुरुआत से ही अलग थी। अंतर केवल ये था कि डलहौजी के काल से लेकर 1937 तक इसके संदर्भ में जो नीति निर्माण है, उस संदर्भ में भारत राज्य सचिव के पास अधिकार थे। अब बर्मा का प्रशासन भारत से अलग कर दिया गया। इसका केवल इतना मतलब है। आपसे पूछा जा सकता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। ध्यान रखिए, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया या म्यांमार को भारत से अलग कब कर दिया गया, तो आंसर है 1937। और किस अधिनियम के माध्यम से अलग किया गया, तो आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में बर्मा का जो प्रशासन है वो भारत से अलग कर दिया गया था। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि हम वर्तमान भारतीय संविधान में देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 165 या अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रांतों के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात की गई है। अब ये जो महाधिवक्ता पद है, इसका जो प्रपोजल है वो सबसे पहले 1935 के अधिनियम में हमें दिखाई देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का प्रावधान लाया गया था। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को देखने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि यह जो अधिनियम था ये 1909 तथा 1919 के अधिनियम से बेहतर था, किंतु इसमें कई ऐसी समस्याएं थी जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन बना रहा, अर्थात गवर्नर जनरल तथा वायसराय को काफ़ी ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते रहे। दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, किंतु प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया गया। अब स्वतंत्र ना होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उन्हें स्वायत्तता तो दी, परंतु गवर्नर को तथा भारत के गवर्नर जनरल को कई ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो प्रांत स्थित भारतीय मंत्रियों के निर्णयों को बदल सकते थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम में एक ऐसी प्रवृत्ति जो कि 1909 के अधिनियम से प्रारंभ हुई थी, जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। यह एक विभाजनकारी प्रवृत्ति थी जो कि इस अधिनियम में भी बनी रही। 1909 में यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, ये मुसलमानों के लिए लागू की गई थी, मुस्लिमों के लिए। वहीं 1935 तक आते आते इसका लगातार विस्तार होता रहा और 1935 के अधिनियम में भी इस प्रवृत्ति को हम देख पाते हैं। इसी तरह से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गवर्नर जनरल या वायसराय को कई ऐसे अधिकार प्राप्त थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं रहा। ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि इस अधिनियम से मूलतः जुड़ी हुई हैं। वस्तुतः समस्या ये थी बच्चों की भारतीयों की अपेक्षाएं या भारतीय राष्ट्रवादियों की अपेक्षाएं कहीं अधिक थी। वह दूसरी तरफ ब्रिटिश ये चाहते थे कि भारत पर उनका नियंत्रण बना रहे। एक तरफ वो दिखाई दे कि वो भारत का उत्थान करना चाह रहे, लोकतांत्रिक प्रणालियों का विकास करना चाह रहे, वहीं कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी बात है कि भारत पर उनका जो शासन है वो लंबे समय तक बना रहे। अब इन सीमाओं के संदर्भ में कुछ कथन हमारे सामने आते हैं, उन कथनों का विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। एक प्रसिद्ध कथन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, उन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह जो अधिनियम है यह एक ऐसी रेलगाड़ी के समान है, एक ऐसे वाहन के समान है जहां पर ब्रेक तो अनेक है किंतु इंजन नहीं। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि यह दास्ता या गुलामी का अधिकार पत्र है। इसी तरह से हम ये देखते हैं बच्चों कि मुस्लिम लीग ने भी 1935 के अधिनियम की बुराई की। मुस्लिम लीग के एक प्रसिद्ध नेता हैं जिनको हम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं। जिन्ना ने कहा था कि 1935 का जो अधिनियम है पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से अस्वीकृत व बुरा है।
इस तरह से बच्चों ये जो फेमस कोटेशन ये पूछे जाते हैं, इन पर आप अपनी निगाह जरूर बना के रखें। अब हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम की इतनी बुराई की, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि 1935 के कई प्रावधान हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। अब हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कई सीमाओं के बावजूद भी 1935 के अधिनियम में कई ऐसी अच्छी बातें थी जिनका समावेश वर्तमान भारतीय संविधान में भी दिखाई देता है। जैसे एक एक करके बात करते हैं, जैसा कि प्रांतीय स्वायत्तता की ओर बढ़ना। अब प्रांतीय स्वायत्तता से अगला जो कदम है वो पूर्ण स्वतंत्रता ही है, जो कि 1947 के अधिनियम में आपको दिखाई देती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि कई तरह के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के लिए स्रोत की तरह कार्य किए हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं बच्चों की जो संघात्मक प्रवृत्ति है, ध्यान रखें, संघात्मक प्रवृत्तियों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वर्तमान भारत सरकार की संघीय प्रवृत्ति को भी दर्शाती है और ये सारे बिंदु आपको 1935 के अधिनियम में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय न्यायालय की स्थापना आदि महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि इस अधिनियम की देन रही। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि 1935 के अधिनियम की कई सीमाएं हैं, बावजूद उसकी कई ऐसी अच्छाइयां हैं जो कि बाद में भी निरंतर जारी रही। वस्तुतः हुआ यूं बच्चों की 1935 के अधिनियम के जो प्रावधान थे वो उससे पूर्व के अधिनियमों का तार्किक विकास थे। वहीं दूसरी ओर यह भारतीय राष्ट्रवादियों तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के मध्य कहीं ना कहीं एक संतुलनकारी प्रावधान के रूप में थे। हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि भारतीय राष्ट्रवादियों की मांगों को यह लगभग पूरा करता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को भी संरक्षण देता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर केवल हम ये कह सकते हैं कि अभी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति में लगभग 12 वर्षों का अंतराल था। इसी 12 वर्षों के अंतराल के बीच हम ये देखते हैं 1935 का अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। यही कारण रहा कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, तब तक भारत में जो शासन था वह 1935 के अधिनियमों के कई प्रावधानों पर ही निर्भर कर रहा था।